हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो वो जो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का, उसके सेकेंड वीडियो को हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। ऑलरेडी इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्नों को देखा था, जो कि लगते तो आसान है लेकिन एग्जाम में आने की संभावनाएं उनकी बहुत अधिक होती है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है। यानी कि बच्चों पूछा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका, देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका बाहरी आवरण यानी कि आउटर कोट किसका बना होता है। बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका बाहरी कोट यानी बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो देखिएगा बच्चों, एक हम आपको बात बताते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि गोलाकार होते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब देखिएगा यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया। अब अगर हम इसके नामकरण की बात करेंगे तो देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन, ठीक है। और जो अंदर वाला होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं बच्चों? इंटाइन कहते हैं, एक्साइन कहते हैं और ये इंटाइन कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, अब ये जो एक्साइन है ये किसका बना होता है? तो बच्चों ये बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का, एस्पोरोपोलेनिन का। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो एस्पोरोपोलेनिन है बच्चों, ये जो एस्पोरोपोलेनिन है वो क्या है? क्या तो इस पृथ्वी का सबसे रेसिस्टेंस केमिकल है, यानी कि इसके ऊपर ना ही किसी अल्कलीज का या ना ही किसी एसिड का प्रभाव पड़ता है और ना ही इसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये मोस्ट रेसिस्टेंस केमिकल है। तो क्या बच्चों, ये इस पृथ्वी का सबसे क्या है? तो मोस्ट रेसिस्टेंस केमिकल है, मोस्ट केमिकल रेसिस्टेंस होता है, केमिकल रेसिस्टेंस याद रखेंगे आप। यानी इस पृथ्वी पर वैसा कोई केमिकल नहीं है जो कि इसको क्या कर सके? तोड़ सके। तो प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आउटर कोट, यानी कि ये है आउटर कोट और ये है इनर कोट। तो आउटर कोट जो है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, और ये जो आउटर कोट होता है ना वो बना होता है एस्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का। यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो सी है वो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब होगा। ठीक है जी, ओके। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, देखेंगे आप कि लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही कंसेप्ट वाला प्रश्न है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स। तो बच्चों यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका सबसे जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे अंदर वाले परत को क्या कहते हैं? थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए ये तो हो गया एंथर, ठीक है। एंथर में ये 4 होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है जी। अब देखिएगा जो सबसे ऊपर ये जो लेयर होता है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। ओके जी, एपिडर्मिस कहते हैं। फिर इसके नीचे वाला जो परत होता है ना, जो इस यहां पे होता है, देखिए जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, इसको हम लोग कहते हैं इंडोथेसियम, इंडोथेसियम। ओके जी। अब इसके जस्ट बाद जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? 2 से 3 लेयर में, 2 से 3 लेयर में सेल मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर। और जब सब आप उसके सबसे अंदर जाएंगे
तो आपको एक लेयर मिलेगा, सबसे अंदर एक लेयर मिलेगा और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं जी? टैपेटम। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है। तो फिर से एक बार प्रश्न को हम लोग रीड करते हैं कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सबसे अंदर वाला परत होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, और डायग्राम में देख करके आप जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा सबसे अंदर क्या दिखा जी, सबसे अंदर आपको मिला ये टैपेटम। क्या जी? टैपेटम। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपके सामने? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा सी, यानी कि टैपेटम। क्या हो जाएगा बच्चों? टैपेटम हो जाएगा, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे अंदर वाला लेयर है। क्लियर है ना जी? ओके। अब देखिएगा यहां पे जो ऑप्शन नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको तो हम देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पूछा जा रहा है बच्चों कि पोलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, या पोलन ग्रेन्स से क्या डेवलप होगा। तो एक हम बात बता देते हैं, पोलन ग्रेन्स एक्चुअली किस में होता है? तो एंथर में होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पोलन ग्रेन होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो पोलन ग्रेन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल नहीं, ये मेल गैमेटोफाइट को। किसको जी? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जवाब क्या होगा बच्चों? होगा मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि पोलन ग्लैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब देखिए परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट छिद्र को क्या कहते हैं? यानी कि अभी हमने पोलन ग्रैंस को देखा था बच्चों। किसको देखा था? पोलन ग्रैंस को देखा था। तो जो पोलन ग्रैंड था ना, उसमें कहीं कहीं पे क्या होता, तो एक जगह पाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, मान लीजिए ये पोलन ग्रैंड है, ठीक है। अब है कि ये इसका आवरण हो गया ऐसे, ठीक। ये एग्जाइम, ठीक है, और ये इसके अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग एंटाइन बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? एंटाइन कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसके अंदर यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर एग्जाइन नहीं है, यहाँ पर एग्जाइन उपस्थित है ही नहीं, यानी कि जो स्पोरोपोलिन का लेयर है वो एब्सेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये गैप है इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं कि क्या हम एग्जाइन कोट कहते हैं? नहीं कहेंगे इसे। क्या हम इंटाइन कोट कहेंगे? ये भी नहीं कह सकते हैं। क्या आप इसे जन्म पोर कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे जर्म पोर। ठीक है, एक और बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो जर्म पोर है, जर्म पोर, अगर ये जो जर्म पोर है बच्चों कैसे रहे? इलोंगेटेड। कैसे है जी? इलोंगेटेड रहे, यानी कि लंबवत रहे। कैसे रहे बच्चों? लंबवत रहे, यानी जो जर्म पोर क्या रहे? लंबवत रहे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको एक अच्छा खासा नाम देते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बच्चों जर्म फ्यूरो। जर्म फ्यूरो शब्द देते हैं। क्लियर है जी? चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब का था वो था जर्म पोर। ठीक है, ओके। अब जो अगला प्रश्न है कि अपरिपक्व परागकोश में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है? यानी कि जब पोलन ग्रेन पूरी तरह मैच्योर नहीं रहता है, इमेच्योर रहता है, तो उसके अंदर कौन सा सेल्स होते हैं? देखिए प्रश्न पढ़िए, व्हिच सेल्स आर प्रेजेंट इन एन इमेच्योर पोलन सैक। यानी एक इमेच्योर पोलन सैक है, उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यही पूछा जा रहा है बच्चों। तो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे में कि ये बीजाणु जनन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्कस, यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन्स। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर
तो अगर हम बात करते हैं शुरुआती अवस्था में, तो जो एंथर, ये जो एंथर होते हैं या जिसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक जिसको कहते हैं, उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं बच्चों? एस्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। यानी यहां सेल्स का मतलब क्या, किसकी बात की जा रही है बच्चों? टिश्यूज की। सेल्स यानी टिश्यूज की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस्पोरोजिनस टिश्यू। जैसे कि देखिएगा कि ऐसे एंथर होता है, इसको जब हम काटते हैं तो आपको उसमें ऐसे संरचना मिलती है, ठीक है, ऐसी आप देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था, तो एक प्राकोषीय पोलन सैक बनाया था ना, तो इसका अंदर जो सेल्स भरे होते हैं शुरुआती अवस्था में, उन्हीं का नाम क्या है बच्चों? उन्हीं का नाम है पोलन, ये एस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है जी? उन्हीं का नाम है एस्पोरोजिनस टिश्यू नाम है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा विषाणु जनन ऊतक हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न का जो जवाब है इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। और बच्चों हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेंगे। चलिए जी, देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रागकोश एक चार कोषीय संरचना होती है जिसके चारों कोनों पर क्या समाहित होता है? चार कोषीय यानी कि फोर सेल्ड कहा जा रहा है। अब ये कोशिका नहीं बच्चों, फोर कोशिका यानी कि चार चैम्बर वाला। देखो जी ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 2 3 और ये 4। सुनिए, तो ये हो गया क्या? तो परागकोश हो गया, पोलन सैक हो गया, फोर सेल्ड स्ट्रक्चर है। व्हाट फाउंड एट द कॉर्नर यानी कोनों पर क्या है बच्चों? इसके कोने पर क्या है? क्या इसके कोने पर प्रोटोप्लाज्म है? क्या इसके कोने पर टैपेटम है? कि पोलन कीट है? कि माइक्रोस्पोरेंजिया है? तो बच्चों जैसे कि आपको बता दें कि यहां पर ये जो चारों कोने आपको दिख रहा है ना, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, यानी कि लघु बीजाणुधानी कॉर्नर पे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया ही उपस्थित होते हैं। आई होप कि ये प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया होगा। अब देखो जी, एक डायथिकस परागकोश में होता है। डायथिकस यानी कि दो चैम्बर वाला, दो सैक, दो लोब वाला। क्या बच्चों? दो लोब वाला बाइलोब्ड कहते हैं या डायथिकस कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक डायथिकस परागकोश में होता है, क्या होता है? क्या होता है जी, ठीक है। कितने उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो अभी हमने बताया था कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई देता है। अब मोनोथिकस में, मोनोथिकस रहता तो 2 और डायथिकस है तो 4। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो डायरेक्टली आप जानिए कि कितने होते हैं जी? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब किसी परागकण में गुणसूत्र होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे होते हैं मेल गैमेटोफाइट, जिससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है बच्चों? इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो होता है एन। यानी कि ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं। क्या होता है बच्चों? ये हैप्लॉइड होते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर ना? ओके। अब देखिए, परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही खास प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका जो पीला कलर होता है किसके कारण होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फ्लेवोनाइड और कैरोटीनॉइड, सल्फर, क्रोमोप्लास्ट और इटियोलिन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये सल्फर,
क्रोमोप्लास्ट और इटियोलिन, इसके कारण इसका रंग क्या होता है? पीला नहीं होता है। तब किसके कारण पीला होता है बच्चों? तो वह है फ्लेवोनॉइड और कैरोटीनॉइड, जिसके कारण क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का रंग क्या होता है? येलोविश कलर का होता है, यानी कि ये येलो रंग का होता है। किसके कारण बच्चों? ये फ्लेवोनॉइड और कैरोटीनॉइड के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है कि परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी होता है? यानी कि जो पोलन ग्रेन है उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन सा क्या होता है? तो पोषक तत्व पाया जाता है, या उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो एक बात आपको बता दें, उसके अंदर होता है ये स्टार्च और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है जी, ओके। और हाँ जी, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर फैट और स्टार्च क्या होते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। परागकणों के निर्माण में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। यानी कि बच्चों देखिए पूछा जा रहा है कि जब पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जब पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, क्या बच्चों? जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जिनको हम एमएमसी कहते हैं, उनमें कौन सा विभाजन होता है या कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो एस्पोरोजीनस सेल हैं, एस्पोरोजीनस सेल हैं, ये विकसित होते हैं और किस तरह एक्ट करते हैं जी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और इनमें होता है ये मियोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? इनमें होता है मियोसिस। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? इनमें हो जाता है मियोसिस, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। और कैसा? तो सिंगल, यानी कि वन मियोटिक डिवीजन, वन मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? जिसके फलस्वरूप डेवलप होते हैं ये पोलन ग्रेन्स। अब बात रहा कि सर ये वन मियोटिक डिवीजन तो कैसे? तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो मियोसिस होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस एक होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस सेकेंड। क्या कहते हैं बच्चों? मियोसिस सेकेंड कहते हैं। क्लियर ना? तो मियोसिस फर्स्ट और ये मियोसिस सेकेंड होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिससे कितने? तो 4 पोलन ग्रेन्स विकसित होते हैं। कितने जी? 4 पोलन ग्रेन्स विकसित होते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं जी? हैप्लॉइड होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो प्रश्न का जवाब क्या है जी बच्चों? प्रश्न का जो जवाब है वह है सिंगल माइटोटिक डिवीजन या वन माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है? पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड, किसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं? तो एक जवाब, आपका जवाब क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है एंथर, एस्टिग्मा, फिलामेंट और एंडोएस्पर्म। तो बच्चों एक और बात बताइए, देखिए शुरू से अगर हम देखते हैं तो ये जो एंडोएस्पर्म है ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका निर्माण होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका निर्माण कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। अब रहा फिलामेंट, जैसे देखिए आप ऐसे, ये है फिलामेंट, इसको कहते हैं हम लोग एंथर। ठीक है, अब है एस्टिग्मा। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम फ्लावर के डायग्राम को देखेंगे ना तो ये फीमेल का हिस्सा होता है, फीमेल का हिस्सा होता है, और ये होता है एस्टिग्मा। ठीक है जी, क्या होता है? एस्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र कहते हैं।
तो वर्तिकाग्र क्या होता है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर डेवलप नहीं होते हैं। तो ये होगा फिलामेंट, ये तो फिलामेंट है तो इसमें पोलन ग्रेन बनता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन जो नीचे से है डी, सी और डी, बी गलत है। और पोलन ग्रेन्स किसके अंदर बनते हैं? तो बच्चों वो बनते हैं परागकोश के अंदर, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। शुरू से अभी तक हम बताते आ रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो रहा है कि एंथर के अंदर ही क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स, आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? आपको तो भली बात ही पता है कि पोलन ग्रेन्स होते क्या है, तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी कि इसमें मेल गैमेटोफाइट होते हैं। अगले प्रश्न को पहुंचते हैं कि परागकण होता है। ऑप्शन है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। यानी कि बच्चों ये जो पोलन ग्रेन है, क्या है जी? ये जो पोलन ग्रेन है इसकी यहां पर क्या पूछी जा रही है? तो इसका यहां पर पूछी जा रही है प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल कि इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? तो बच्चों पोलन ग्रेन्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड, यानी कि ये क्या होगा? तो ये होगा एन। डिप्लॉइड यानी कि ये होता है 2n, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n और टेट्राप्लॉइड यानी कि 4n। तो ये क्या होगा बच्चों? तो ये होगा n, यानी कि ये होगा हैप्लॉइड। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है कोरोला, मैच्योर ओव्यूल, कैलिक्स और फ्रूट। तो बच्चों पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। ओके बच्चों, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कोरोला का ना, तो यहां पे हम आपको एक फ्लावर का डायग्राम बताते हैं, रफ डायग्राम है। ठीक है, देखिएगा, ये तो एंथर है, ये तो कैलिक्स है, ये कोरोला है। कैलिक्स और कोरोला का रिप्रोडक्शन में कोनो भाग ही नहीं लगता है, तो उसको तो हम हटा ही देते हैं। फिर एंथर है, एंथर ऑप्शन ही नहीं है। और जो फ्रूट होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बनते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं तो इसका ये जो ओवरी होता है बच्चों, क्या होता है जी? ये होता है ओवरी। और जो ओवरी होता है उसमें होते हैं ओव्यूल्स, जिसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। किसके अंदर जी? ओव्यूल्स के अंदर। किसके अंदर बच्चों? ओव्यूल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा जी? ये एक मैच्योर ओव्यूल के आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए? तो ये निषेचन की प्रक्रिया के लिए। किसमें? तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने होगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। एस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? चलिए बताइए, एस्पोरोजेनेसिस किसे कहा जाता है? व्हाट इज एस्पोरोजेनेसिस? चलो जी बच्चों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बताइए आप एस्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे? क्या डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्पोर्स को कहते हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ माइटोस्पोर कहते हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ मियोस्पोर कहते हैं, कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो कहते हैं? तो बच्चों एक लाइन में आप जानिए, अगर आप एस्पोरोजेनेसिस का डिफिनीशन आपको पता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ स्पोर्स, ठीक है, एंड देयर डेवलपमेंट। तो बच्चों स्पोर्स के बनने और उनके डेवलपमेंट होने की जो प्रक्रिया होती है उनको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं कि डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, यानी कि जो यहाँ पे जवाब आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही जवाब है कि स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो स्पोरोजेनेसिस का जवाब क्या है कि डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथिकस परागकोश किसमें पाया जाता है। यानी कि देखिए यहां पे पूछा जा रहा है ना कि मोनोथिकस वाला, एक्चुअली डायथिकस, मैक्सिमम में डायथिकस होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि मोनोथिकस वाला। तो आपको हम बता दें कि ये जो हिबिस्कस होता है ना बच्चों, हिबिस्कस, इसको हम कहते हैं गुड़हल। क्या कहते हैं बच्चों, गुड़हल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गुड़हल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए ये तो किसी में दो माइक्रोस्पोरेंजिया और ये मोनोथिकस पराकोस नहीं होता है। अब ये गुड़हल, ठीक है, हाँ हाँ बच्चों। तो ऑप्शन ए देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि धनिया में जो परागकोश होता है वो मोनोथिकस होता है कि डायथिकस होता है। इसका जवाब आप किस में देंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर ना। तब देखिए हिबिस्कस यानी कि गुड़हल हुआ, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल होता है। और बच्चों एक और बात बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसे आप चाइना रोज भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे आप लोग चाइना रोज भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हिबिस्कस में क्या होता है, हिबिस्कस में दो माइक्रोस्पोरेंजिया और मोनोथिकस परागकोश पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा डिप्लॉयड है। यानी कि पूछा जा रहा है कि इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किनका प्लॉयडी लेवल 2n है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ये पूछा जा रहा है 2n, ठीक है। परागकण ऑलरेडी शुरू से ही हम लोग जानते आ रहे हैं कि ये क्या होता है, तो ये होता है हैप्लॉयड। क्या होता है बच्चों, हैप्लॉयड होता है। ओके जी, फिर है एग है, तो क्या होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है, ठीक है। मेगास्पोर, ये मेगास्पोर यानी कि फीमेल गेमिटफाइट वाला हिस्सा है, ये तो ये भी हैप्लॉयड होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एमएमसी, देखिए एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो एस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है क्या, मियोसिस, तभी तो माइक्रोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं बच्चों। तो ये एमएमसी क्या होता है, तो एमएमसी होता है 2n, यानी कि यह होता है डिप्लॉयड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विगुणित। क्या होता है बच्चों, द्विगुणित होता है, ठीक है। तो जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, तो वो होता है डिप्लॉयड, ठीक है जी। चलिए अब पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है बायोलॉजी से, कि पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। एक और बात बताते हैं आपको बच्चों, देखिए अगर आप चाहते हैं ना बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में जानना, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में जानना, तो आप ध्यान दीजिएगा इसी चैनल के एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जनरल बायोलॉजी। उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि सेंचुरी यानी कि 100 जीव विज्ञान के ब्रांचों के बारे में हमने डिस्कस किया है बच्चों। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे हमने ब्रांचों को बताया है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप उसे विजिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। तो बच्चों आपके लिए वीडियो ऑलरेडी वहां पर पड़ी होगी, जो कि यूट्यूब के पूरे इतिहास में एक साथ 100 ब्रांचेस के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों पैलिनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन्स का। किसका जी? पोलन ग्रेन्स का, यानी कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी पैलिनोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा सीधे सीधे वो हो जाएगा ए, यानी कि पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है, परागकण में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो कि है किसमें पाया जाता है? तो पोलन ग्रेन्स में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके जी, अगला प्रश्न है कि पराग भित्ति यानी पोलन ग्रेन का जो दीवार होता है, पोलन ग्रेन का जो दीवार होता है वो कैसा होता है? क्या इसमें एक लेयर होते हैं, कि इसमें 2 लेयर होते हैं, कि 3 लेयर होते हैं, कि ये मल्टी लेयर्ड होते हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब होगा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पोलन ग्रेन्स देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पोलन ग्रेन है, इसका आवरण है, ठीक है, जिसको एक को क्या कहते हैं हम लोग? एक्साइन, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग एंटाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटाइन कहते हैं। तो यहां पर तो आपको 2 ही लेयर दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा पूरा मैटर को जानिए और आप इस बात को जानिए कि जो पोलन ग्रेन का दीवार होता है, पोलन ग्रेन का जो दीवार होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पोरोडर्म। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं एस्पोरोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एस्पोरोडर्म कहते हैं। अब यहां पर ये जो बच्चों जो एस्पोरोडर्म है वो क्या होता है? तो एंथर का तो दीवार हो गया, इसमें कितने हिस्से हैं जी? इसमें 2 हिस्से हैं, एक एक्साइन और दूसरा इंटाइन। एक्साइन में देखिएगा तो एक्साइन में आपको 2 लेयर मिलते हैं, एक को कहते हैं एक्टेक्साइन, ठीक है जी, और एक को कहते हैं एंडेक्साइन। एंडेक्साइन। अब यहां पर जो एक्टेक्साइन है, एक्टेक्साइन, ठीक है, जो एक्टेक्साइन है इसमें आपके 3 लेयर होते हैं, यानी कि कुल मिला जुला करके यहां पे हम देख रहे हैं कि जो पोलन ग्रेन का दीवार है उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जबकि बहुत सारे लेयर्स हैं, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा डी, यानी पोलन ग्रेन का जो दीवार होता है क्या होता है? मल्टी लेयर्ड वाला होता है। ठीक है जी, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पहचानना है, आइडेंटिफाई ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और पहचानना है ए से लेके ई तक कि कौन सी संरचना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं, और लेबल कर लेंगे तो हमको इसका जवाब पता चल जाएगा जी। ठीक है, चलिए लेबल करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा ए, तो सबसे पहले ये जो ए है ये है एपिडर्मिस। क्या है बच्चों? ये है एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में होता है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम, ठीक है जी, क्या है जी? एंडोथेसियम है। फिर जाइएगा तो आपको ये मिडिल लेयर मिलेगा, मिडिल लेयर। ओके, और यहां पर जो ई है बच्चों ये है टैपेटम। क्या है? टैपेटम। और इसके अंदर जो सेल है ये डी है, जिसको बोलते हैं एस्पोरोजीनस टिश्यू। एस्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो हमने सबको लेबल कर दिया। थोड़ा सा हम लोग इसके क्या करते हैं, सीक्वेंस को देखते हैं। ए क्या है बच्चों? तो ए है एपिडर्मिस। ए क्या है? एपिडर्मिस। बी क्या है? एंडोथेसियम। सी क्या है? मिडिल लेयर। डी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू। और इसी में क्या होता है जी? सी होता है, ठीक है। और लास्ट में है टैपेटम। तो बच्चों यहाँ पे जो जवाब होगा बहुत ही आसान से शब्दों में जानिए, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान दीजिए। तो ए में है एपिडर्मिस, बी में है एंडोथेसियम, सी में है मिडल लेयर, डी में है माइक्रोस्पोर मदर सेल और ई में है टैपेटम।
जिसको हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है। ए में है एपिडर्मिस, बी में एंडोथेलियम, सी में मिडिल लेयर, डी में एमएमसी या स्पोरोजिनस टिश्यू और ई में है टैपिटम। यानी कि यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डी, जो कि एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखा गया है। ठीक है जी, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसमें भी पहचानना है कि कौन सी संरचना है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो संरचना है बच्चों, एक एंथर के सेक्शन का संरचना है, यानी कि एंथर के ऊपर से काट दिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी संरचना किसमें है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए जो डी है बच्चों ये है पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स है। अब यहां पर जो सी है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो एस्पोरेंजिया। अब जो बी है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी जहां से ये जो पराग कोश हैं फटते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। और ये जो ए है ये है जिसको हम लोग कहते हैं पेडिसेल, पेडिसेल नहीं ना, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिलामेंट कहते हैं। तो ए क्या है, फिलामेंट है, ए क्या है, फिलामेंट है। और ये सी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, या जिसको हम लोग पोलन सैक भी कहते हैं, ये पोलन सैक, पोलन सैक। तो ए में है फिलामेंट, सी में है पोलन सैक, बी में है लाइन ऑफ डेहिसेंस। फिलामेंट है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है, सी में पोलन सैक है और डी में पोलन ग्रेन्स है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए में क्या है, फिलामेंट है, बी में लाइन ऑफ डेहिसेंस है, सी में ये पोलन सैक हो गए और डी में पोलन ग्रेन्स हो गए। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो डी है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है जी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है इंटाइन बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों आप इसे पढ़ चुके हैं कि इंटाइन किसका बना होता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए जो इंटाइन होता है ना बच्चों, इसमें आपके दो केमिकल्स होते हैं। कितने जी, दो केमिकल्स होते हैं। एक होता है सेलुलोज, ठीक है, और दूसरा होता है पेक्टिन। क्या होता है जी, पेक्टिन होता है। और दोनों को मिलाकर के इसका जो नेचर हो जाता है बच्चों वो हो जाता है पेक्टोसेलुलोजिक। नेचर क्या हो जाता है, पेक्टो सेल्यूलोजिक। क्या हो जाता है जी, पेक्टो सेल्यूलोजिक इसका नेचर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पेक्टिन है, सेल्यूलोज है, बोथ है, नॉन ऑफ दीज है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि एग्जाइन के ऊपर जो डिजाइन या पैटर्न बने होते हैं वह किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों एक आपको बात बता देते हैं, जो एग्जाइन होता है ना उसके ऊपर जो पैटर्न बने होते हैं, जो डिजाइन बने होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं या तो उनके जनस का या तो उनके स्पीसीज का। तो देख ले तो ऑप्शन में क्या है, स्पीसीज ऑफ प्लांट, जीनस ऑफ प्लांट दोनों, या ऑर्डर ऑफ प्लांट। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जीनस और स्पीसीज दोनों का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसका जो जवाब होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि स्पीसीज का और ये जीनस दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जी। चलिए अगला प्रश्न है, इसको भी पहचानने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे देख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब जो ये प्रश्न दिया गया है इसे आप जानिए। कह रहे कि आइडेंटिफाई ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में पहचानना है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में क्या करते हैं, लेवल करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, डायग्राम में हम लोग लेवल करेंगे। तो यहां पे देखिएगा, जो सबसे पहले आपको यहां पे दो दिख रहा है, जो ए है ये है कनेक्टिव। क्या बच्चों, ये है कनेक्टिव।
ठीक है, इसे हम लोग कनेक्टिव कहेंगे। जो बी है ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सी है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, मिडल लेयर। क्या कहते हैं जी, मिडल लेयर, नहीं नहीं इंडोथेसियम है, इंडोथेसियम है, ठीक है ओके। ये कनेक्टिव एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम होगा ओके। फिर ये रहा डी, तो डी बच्चों है ये है पोलन सैक। डी क्या है, पोलन सैक। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। एपिडर्मिस है, इंडोडर्मिस है, कनेक्टिव है, स्पोरोजिनस टिश्यू, मिडल लेयर। एक्चुअली पोलन सैक नहीं होगा बच्चों, वहां पे होगा माइक्रो ये एस्पोरोजिनस टिश्यू, एस्पोरोजिनस टिश्यू। एस्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। और ई है टैपेटम। ई क्या है बच्चों, ई है टैपेटम की बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग मिला लेंगे, थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत और लग रही है। ए टैपेटम होगा तो एफ क्या होगा, एफ मिडल लेयर नहीं होगा, मिलाते हैं। ए कनेक्टिव, बी एपिडर्मिस, सी एंडोथेसियम, डी एस्पोरोजिनस टिश्यू, तो ई टैपेटम है। तो हाँ एफ क्या होगा बच्चों, एफ मिडल लेयर है। क्या जी, एफ ये है मिडल लेयर, ध्यान रखिएगा। जो एफ है ये है मिडल लेयर, मिडल लेयर है वो एफ है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने ये, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन जो है आपके सामने लिखा गया है वो है, यानी कि ये जो डी है दिख रहा है ना, डी, यानी कि देखिए ए कनेक्टिव हो गया, बी एपिडर्मिस, सी एंडोथेसियम, डी एस्पोरोजिनस टिश्यू, ई टैपेटम और ये एफ मिडल लेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो क्या होगा बच्चों, वो होगा सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। क्लियर है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए कुछ प्यारा सा इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो स्पेशल किसके लिए हैं, तो वो स्पेशल हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप देख ही रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो ये मैटर नहीं करता बिहार बोर्ड से है कि सीबीएसई बोर्ड से है, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है नीट एस्पायरेंट्स के लिए, यानी कि वैसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस ऑब्जेक्टिव सीरीज से बहुत फायदा मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सब जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स ही आपके नीट में पूछे जाते हैं। और बच्चों इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, फैसिलिटीज के रूप में आपको मिलेंगे डेली क्लासेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेली क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस और वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ बच्चों एग्जाम जैसे ही आएगा उसके लिए आपको क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा, जो कि होगा ₹0, यानी कि पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। और बच्चों अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स आपको मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक है t.me बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा। आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर के सर्च करेंगे बायोलॉजी अड्डा AK सिन्हा, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। तो बच्चों यहाँ पे अब क्लास को करते हैं ऑफ, यानी कि क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अब क्लास को हम खत्म करेंगे एक पैरा से मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना,
जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। ठीक है बच्चों, यानी कि मंजिल क्या हो सामने हो तो रास्ते कभी मत मोड़ना। और क्या है, जो भी देखिएगा, जो भी हो मन में पर सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ देना। तो बच्चों ये प्यारे से मोटिवेशन के साथ हम क्लास को करते हैं साइन अप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और वंस अगेन आई हार्टली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल बी बैक टुमारो नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक और